नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आप जानते ही हैं कि मैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में जो भी रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस या जो भी नई चीज़ें आती हैं उसके बारे में कुछ ना कुछ इनपुट आपको देने की कोशिश करता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप आपके बैंक सही तरीके से चलाएँ, बी ए कंप्लायंट बैंक एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द रेगुलेशन। इट इज़ फॉर दिस पर्पस दिस चैनल हैज़ बीन मेड। आप तो जानते ही होंगे कि अभी 28 तारीख को रिजर्व बैंक ने एक डायरेक्टिव्स निकाले थे नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में, जिसका जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की जो प्रोविजंस है उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी उसको कंप्लाई करने के लिए ये डायरेक्शंस निकाले गए हैं। ये जो डायरेक्टिव्स है, नॉमिनेशन हैज़ नाउ बिकम अ गेम चेंजर। लेकिन मैं आज उस एक्चुअल डायरेक्टिव्स के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं बात करने वाला हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि डायरेक्टिव्स तो है practically simple to understand. I would like to go behind these directives in the sense that what are the changes that have come into the Banking Regulation Act because of the amendment which has become effective from 1st of November. जो 1 नवंबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नोटिफाई किए हैं ये नॉमिनेशन की जो रूल्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, नॉट द बीआर एक्ट, द अमेंडमेंट एक्ट, सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 ऑफ द 2025 अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब जब मैं ये बात करूंगा तो मेरे पास एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल का मैं उपयोग करने वाला हूँ। ये आर्टिकल जिन्होंने लिखा है उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। ये आर्टिकल लिखा है प्रदीप जी शाह ने, जो कि सीजन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काफ़ी सीनियर है और वो टैक्स प्रैक्टिस करते हैं अहमदाबाद में और वो लिखते रहते हैं। ये जो आर्टिकल मेरे पास आया, ये वो आर्टिकल मुझे धनंजय जी गोखले ने दिया, जो आप जानते हैं कई बार अपने चैनल पे भी आ चुके हैं। ये आर्टिकल इतना सिंपल स्ट्रेट है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये आर्टिकल आपको भेजता हूँ। मैं ये आर्टिकल के बारे में ही बात करूंगा क्योंकि इस आर्टिकल में एक्चुअल लॉ चेंज जो हुआ है ये नॉमिनेशन के बारे में, उसके बारे में उन्होंने प्रिसाइज जानकारी दी है, जो इजी टू अंडरस्टैंड जिसको हम कहते हैं वो जानकारी है। ऑन दैट बेसिस एंड विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू श्री प्रदीप जी शाह, कि मैं उनके आर्टिकल के बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो एजुकेट करना जानते हैं। मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन उनके लड़के को मैं जानता हूँ, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुंतल शाह। तो ये आर्टिकल जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल आर्टिकल दैट आई हैव कम अक्रॉस। When you say mathematical, it means that it is precise and crisp. So based on that, I would like to enlighten you about the actual legal provisions which have become effective from 1st of November 2025. So we will focus on that. I'm not trying to focus on the Reserve Bank of India directives, because directives are very simple. पहली बार रिजर्व बैंक के डायरेक्टिव में ऐसा आया है कि अगर कोई कस्टमर नॉमिनेशन नहीं लेना चाहता है तो सिर्फ बोल के नहीं होगा, उसे लिख के देना पड़ेगा। अगर वो लिख के नहीं देते तो बैंक को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इट्स ऑल रिटन इन दी डायरेक्टिव्स। Nomination has not yet been made mandatory. I mean, Reserve Bank of India says that you convince him how the nomination facility is beneficial to the customer and even administratively beneficial to the bank. खैर ये एक अलग बात हुई। सो मैं ये कह रहा था कि ये प्रदीप जी का ये जो आर्टिकल है उसके बारे में बात करूंगा, और ये आर्टिकल में उन्होंने जो कहा है उसी के ऊपर फोकस करके मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो एक्चुअल अमेंडमेंट में आई हैं। आर्टिकल इंग्लिश में है इसलिए थोड़ा पढ़ के मुझे आपको बताना पड़ेगा। सेक्शन 10 नॉट ऑफ बीआर एक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द अमेंडमेंट एक्ट, ये कहता है कि सेक्शन 10 हैज अमेंडेड सेक्शन 45ZA ऑफ बीआर एक्ट 1949। ये कहते हैं कि पहले एक बंदे को डिपॉजिट के लिए नॉमिनेशन करने की सुविधा थी प्रायर टू दिस अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट आने के बाद क्या हो गया
कि डिपॉजिटर 4 बंदों को नॉमिनेट करने लगेगा। अब ये जैसे अमेंडमेंट आई थी उसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएँ अलग-अलग जगह पे चल रही थी। 4-4 लोगों को नॉमिनेट करके क्या फ़ायदा है, कैसे होगा, वगैरह-वगैरह। जैसे मैं आगे जो अमेंडमेंट्स आई है वो एक्सप्लेन करते जाऊँगा, आपको समझ में आएगा कि ये 1 और 4 में फ़र्क क्या है। अ, ये जो अमेंडमेंट आई है, ये डिपॉज़िट के लिए जो अमेंडमेंट है इसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर डिपॉज़िटर की डेथ होती है तो अ, एक से ज़्यादा अगर बंदों को नॉमिनेट किया गया है, तो उसको ट्रीटमेंट किस तरह से दी जाती है। और वो ट्रीटमेंट इस तरह से दी जाती है जिसका रेफरेंस सेक्शन 45 जेड जी में है। तो सेक्शन 45 जेड जी में जो रेफरेंस दिया गया है वो इस तरह का है कि 4 बंदों के लिए नॉमिनेशन करने के बाद में या तो डिपॉजिटर परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अलोकेट कर ले। 4 डिपॉजिटर है, सबको 25% इक्वली दे दो, सब या किसी एक को 15% दो, एक को 20% दो, एक को 45% दो। ये परसेंटेज डिवीजन वो डिपॉजिटर डिसाइड कर सकता है। और ये जब परसेंटेज डिसाइड करेगा तो उसके बारे में और एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कि हर एक समय पे सेक्शन 45 जेड जी में जो प्रायोरिटीज दी गई है वो अप्लाई होती है। यानी 4 नॉमिनेशन करने के बाद में डिपॉजिटर्स को प्रायोरिटीज एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट देनी पड़ेगी। या तो एक ही बंदा पैसे लेगा या 4 बंदे प्रोराटा बेसिस पे लेंगे या परसेंटेज प्रिस्क्राइब होगा उसके ऊपर। at the time of after the death of the depositor it will have to be dealt with accordingly. और ये जब बात हुई है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो नज़र आती है उसके बाद में जो ये दिखता है प्रोविजंस दिखते हैं वो सेक्शन 11 की प्रोविजंस दिखती हैं। सेक्शन 11 में उन्होंने आर्टिकल्स इन सेफ कस्टडी के बारे में प्रोविजंस दी है। आप जानते हैं कि कई जगह पे बैंक्स जो है सेफ कस्टडी में आर्टिकल्स रखने के लिए लेते हैं। दे कीप इन सेफ कस्टडी। सेफ कस्टडी इज नॉट सेफ डिपॉजिट वॉल्ट, अंडरस्टैंड दैट। और सेफ कस्टडी में जब आर्टिकल बंदा रखता है तो उसके लिए भी एक पर्सन नॉमिनेट होगा। और ये जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट अभी आई है कि एक की जगह वो 4 बंदों को सेफ कस्टडी में जो आर्टिकल है उसके लिए भी नॉमिनेट कर सकता है। और सिमिलर प्रोविजंस जो आई हैं वो सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए आई है। इसमें अगर लॉकर होल्डर की या वॉल्ट में जो रखा गया है, जो बंदे ने वॉल्ट में आइटम रखा है या डिपॉजिटर जो है उसके बारे में अगर 4 नॉमिनीज है तो ये नॉमिनेशन जो 4 बंदों के लिए होगा उसके जो प्रोविजन है वो सेक्शन 45ZA1, सेक्शन 45ZC1 और सेक्शन 45ZE1 उसमें उन्होंने क्लैरिटी दी है। क्या क्लैरिटी दी है कि भाई नॉमिनेशन टेक्स इफेक्ट ओनली इन फेवर ऑफ 1 पर्सन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी क्या है? नॉमिनेशन ऑफ द फर्स्ट नॉमिनी शैल बी इफेक्टिव if they survive the persons who made the nominations। अगर वो नॉमिनी जिंदा रहता है, if the first nominee dies the second nominee's nomination shall become effective after the death of the first nominee। Consequently the sequence prescribes that each lower nominee's nomination becomes effective only after the persons who are named after him। यानी ABCD 4 नॉमिनीज है। पहला प्रेफरेंस अगर दिया है तो ए को, ए मर गया तो बी को मिलेगा, ए और बी मर गए तो सी को मिलेगा, ए बी सी मर गए तो डी को मिलेगा। और यही हाल अगर प्रायोरिटी स्पेसिफाई नहीं की गई है
अगर डिपॉजिटर या लॉकर होल्डर या वॉल्ट में रखने वाला बंदा प्रायोरिटी स्पेसिफाई नहीं करता है, तो ये जो आपका फॉर्म होगा, फॉर्म में जिस ऑर्डर से नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा, उस ऑर्डर से आफ्टर द डेथ ऑफ द लॉकर होल्डर और द डिपॉजिटर, द सेटलमेंट will have to be made. जहां पे स्पेसिफाई कर दिया है बात अलग है, जहां पे परसेंटेज स्पेसिफाई कर दिया है दिमाग का दही करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जहां पे स्पेसिफाई नहीं कर दिया है उसमें ये क्लैरिटी सेक्शन 45ZE में उन्होंने लाई है। तो मेरा ये मानना है कि एज ए बैंकर ये एक्चुअल लीगल प्रोविजन जो है ये आपको समझना ज़रूरी है। रिजर्व बैंक ने ऑपरेटिव गाइडलाइंस दी है, वो ऑपरेटिव गाइडलाइंस तो आपको फॉलो करना ही है, लेकिन जब आप ऑपरेटिव गाइडलाइंस फॉलो करोगे, इंश्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर ट्रेनिंग कंडक्टेड ऑन द सब्जेक्ट फॉर द ऑपरेटिंग स्टाफ विद इन योर बैंक, बिकॉज ये जो ऑपरेटिंग स्टाफ आपका काम करने वाला है वो ये एक्चुअली इसका ऑपरेशनलाइजेशन करने वाला है। इसके दरमियान डेथ क्लेम के बारे में भी मास्टर डायरेक्शन आई है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, बिकॉज दैट वीडियो इज स्टिल पेंडिंग, आई हैव नॉट बीन एबल टू वर्क ऑन दैट, बट द नॉमिनेशन हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जो डेथ क्लेम के लिए मगजमारी करनी पड़ती है वो इससे कम हो जाएगी, बैंकों का टाइम बचेगा, डिपॉजिटर का भी टाइम बचेगा। मैं वही देख रहा था कि रिजर्व बैंक अगर कोई बंदा नॉमिनेशन नहीं करवाना चाहता है तो क्या, द ओनर्स इज ऑन नाउ ऑन बैंक दैट दे हैव टू रिकॉर्ड इट और आइदर ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन फ्रॉम मी। वो डिक्लेरेशन भी नहीं देना चाहता है, वो लिख के भी नहीं देना चाहता है, यू रिकॉर्ड, you as a banker record that the choice of nomination was given to him but the fellow refused. होते हैं कई ऐसे कस्टमर्स कि जो अलग तरह की सोच रखते हैं, तो एज अ बैंकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये हर एक नए कस्टमर को, हर एक नए लॉकर होल्डर को आपको समझाना है, सिखाना है। नाउ I believe that the clarity is absolutely there in Reserve Bank of India's guidelines. फिर भी आपको अगर लगता है कि कुछ सवाल इसमें है, पूछिएगा, मैं ईमेल तो देता ही हूँ। आई मस्ट थैंक द ऑथर ऑफ द आर्टिकल प्रदीप शाह जी, हु हैज मेड इट वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस ऑफ द लॉ। आपको अगर मेरे विचार अच्छे लगते हैं, आपको ये लगता है कि आई गिव सम इनपुट टू यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Ask all your cooperative banking colleagues to subscribe to the channel. थैंक यू सो मच। आप जानते ही है मैं ये यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता हूँ, मैंने चैनल मोनेटाइज नहीं किया है, बिकॉज दिस इज द सर्विस आई डू फॉर द सेक्टर। तो कोई अगर बंदे को लगता है कि आई एम ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, फॉरगेट अबाउट इट, यू कैन एनी टाइम चेक माई यूट्यूब चैनल, इट इज़ नॉट मोनेटाइज्ड, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, because I would like to continue to help and give whatever I know and share it with you so that sector remains strong, becomes compliant, manages risk well, and grows. Thank you so much for watching.